नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अनस्क्रिप्टेड किताब की, जिसे एमजे डेमार्को ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से किसी और ने लिख दी हो। पढ़ाई करो, नौकरी करो, शादी करो, लोन भरो और फिर रिटायरमेंट तक खींचो। क्या यही जिंदगी है? लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी की अनस्क्रिप्टेड स्क्रिप्ट खुद लिख सके तो? यही सच्चाई बताती है एमजे डेमार्को की किताब अनस्क्रिप्टेड। आज की कहानी में हम देखेंगे कैसे एक साधारण लड़का रमेश अपनी जिंदगी की घिसी पिटी स्क्रिप्ट को तोड़कर अपनी खुद की अनस्क्रिप्टेड जिंदगी लिखता है। रमेश एक छोटे शहर का लड़का था। उसके माँ बाप हमेशा कहते, बेटा अच्छे नंबर ला, अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर शादी कर लेना, जिंदगी सेट। रमेश ने यही किया। इंजीनियरिंग की, पुणे की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगी। हर महीने सैलरी आती, ईएमआई कटती और महीना खत्मा। लेकिन एक दिन रात को ऑफिस से थका हुआ लौटते हुए रमेश ने आईने में खुद को देखा और सोचा, क्या बस यही है मेरी जिंदगी? सुबह 9 से रात 9 तक काम और वीकेंड में मॉल जाकर पैसे उड़ाना। यही से शुरू हुई उसकी अनस्क्रिप्टेड यात्रा। किताब बताती है कि हम सब एक स्क्रिप्टेड रास्ते पर चलते हैं। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, शादी, लोन, रिटायरमेंट, यही स्क्रिप्ट है। रमेश भी इसी स्क्रिप्ट में फंसा था। उसकी जिंदगी का हर फैसला जैसे पहले से तय था। वो सोचता, अगर मैं 60 की उम्र तक इंतजार करूं और तब जाकर एंजॉय करूं, तो क्या गारंटी है कि मैं जिंदा रहूंगा? अध्याय 1, जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखो। लेखक कहते हैं, अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी होगी। दोस्तों, हम सब पैदा होते ही एक तयशुदा स्क्रिप्ट में फंस जाते हैं। बचपन से सुनते आए हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे कॉलेज में जाओ, फिर अच्छी नौकरी मिल जाएगी, शादी होगी, लोन चुकाओगे और फिर रिटायरमेंट का इंतजार करो। ये एक ऐसी स्क्रिप्ट है जो समाज ने हमारे लिए पहले से लिख दी है। रमेश भी उसी स्क्रिप्ट पर चल रहा था। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज बार बार कहती, क्या मेरी जिंदगी का यही मतलब है? क्या मैं दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट निभाते निभाते ही बूढ़ा हो जाऊंगा? दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर आप सच्ची आजादी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी की कलम आपके हाथ में है। जब तक आप दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ते रहोगे, तब तक आप बस एक कलाकार रहोगे, डायरेक्टर कभी नहीं। रमेश ने भी यही सोचा, अगर मेरी कहानी मुझे ही लिखनी है तो क्यों न मैं एक नई स्क्रिप्ट बनाऊं, जिसमें मैं तय करूंगा कि मैं कौन सा किरदार निभाऊंगा, कब काम करूंगा, कब आराम करूंगा और कैसे जीऊंगा। यहां एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना, नौकरी, ईएमआई, प्रमोशन का इंतजार। दूसरा रास्ता मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी है, यानी अपने फैसले खुद लेने हैं, अपने रिस्क खुद उठाने हैं। लेकिन यही दूसरा रास्ता आपको असली आजादी दिलाता है। रमेश ने पहला कदम यही उठाया। उसने तय किया कि अब से उसके फैसले समाज या रिश्तेदारों की उम्मीदों पर नहीं, बल्कि उसके अपने सपनों पर चलेंगे। और दोस्तों, यही पहला सबक है। जिंदगी किसी और के लिखे हुए पन्नों पर मत जियो, अपने पन्ने खुद लिखो। किताब यही कहती है, जब तक आप स्क्रिप्टेड जिंदगी से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपकी कहानी भीड़ में खो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप कलम उठाकर खुद लिखना शुरू करते हो, तब आप अपनी जिंदगी के असली लेखक बन जाते हो। अध्याय 2, नौकरी बनाम उद्यमिता।
दोस्तों, नौकरी और उद्यमिता में सबसे बड़ा फर्क है नियंत्रण का। नौकरी में आपकी कमाई, आपका समय, आपकी छुट्टियां सब किसी और के हाथ में होती है। आप कितना भी मेहनत कर लो, महीने के अंत में मिलने वाली तनख्वाह तय होती है। रमेश ने भी यही महसूस किया। उसकी कंपनी का मालिक कभी विदेश घूमने जाता, कभी हफ्तों ऑफिस नहीं आता, फिर भी उसके खाते में पैसे आते रहते। जबकि रमेश अगर एक दिन भी छुट्टी ले लेता तो बॉस ताने मारता और सैलरी कटने का डर अलग। उसने सोचा, ये कैसा खेल है? मेहनत मैं करूं और असली आजादी किसी और के पास हो। दोस्तों, नौकरी बुरी नहीं है। वो आपको सुरक्षा देती है, एक स्थिर आय देती है, लेकिन वो आपको पिंजरे में भी बांध देती है। आप अपनी उड़ान नहीं भर सकते। अब उद्यमिता की बात करें। उद्यमिता आसान नहीं है। इसमें रिस्क है, असफलता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज है आजादी। जब आप अपना काम शुरू करते हैं तो शुरू में मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कभी पैसे नहीं आते, कभी लोग हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका काम चलने लगता है तब वो आपके बिना भी आगे बढ़ता है। यही है असली शक्ति। रमेश ने भी सोचना शुरू किया, अगर मैं दूसरों की कंपनी को बड़ा बना सकता हूं तो क्यों ना अपनी मेहनत खुद की कंपनी बनाने में लगाऊं। उसने छोटा ही सही, लेकिन एक काम शुरू करने का फैसला लिया। यहां एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए एक नौकरी पेशा व्यक्ति रोज 12 घंटे काम करता है। जितना भी काम करे उसका वेतन बढ़ेगा बस सालाना 10 से 15%। लेकिन वही अगर कोई उद्यमी है और उसका बिजनेस लोगों की समस्या हल करता है तो वो कमाई सीमित नहीं है, वो लाखों और करोड़ों तक पहुंच सकती है। किताब यही कहती है, नौकरी आपको सिर्फ सुरक्षा देती है, लेकिन उद्यमिता आपको संभावनाएं देती है। नौकरी में आप किसी और का सपना पूरा करते हैं, लेकिन उद्यमिता में आप अपने सपनों की स्क्रिप्ट लिखते हैं। रमेश ने इस फर्क को समझा और उसने ठान लिया, अब से वो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, बल्कि आजादी और अपने सपनों के लिए काम करेगा। अध्याय 3, उपभोक्ता मत बनो, निर्माता बनो। दोस्तों, हमारी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा उपभोक्ता बनने में निकल जाता है। नया मोबाइल आया, खरीद लो। ब्रांडेड जूते का एड आया, फौरन पैसे खर्च करो। गाड़ी की नई मॉडल आई, तुरंत लोन लेकर ले लो। रमेश भी यही करता था। महीने की सैलरी आते ही वो मॉल जाता, महंगे कपड़े खरीदता, लेटेस्ट मोबाइल लेता और महीने के अंत में फिर से खाली जेब लेकर बैठ जाता। लेकिन किताब कहती है, उपभोक्ता हमेशा किसी और की जेब भरता है। जब आप मोबाइल खरीदते हो, आप एप्पल या सैमसंग की जेब भरते हो। जब आप जूते खरीदते हो, आप नाइकी की जेब भरते हो। जब आप ऑनलाइन खाना मंगाते हो, आप जोमैटो और स्विगी की जेब भरते हो। यानी अगर आप सिर्फ उपभोक्ता बने रहोगे तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। रमेश ने ये बात गहराई से समझी। उसने सोचा, अगर मैं हमेशा उपभोक्ता ही रहूंगा तो मेरी मेहनत का पैसा दूसरों की दौलत बनाएगा। क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा बनाऊं जिससे लोग मेरी बनाई चीजों पर खर्च करें। दोस्तों, यही है निर्माता बनने का राज। निर्माता वो होता है जो समस्या हल करता है, समाधान देता है। मोबाइल, ऐप, बिजनेस, ये सब निर्माताओं के काम है। सोचिए, भारत में जोमैटो और स्विगी ने क्या किया? खाना डिलीवर करना तो पुरानी चीज थी, लेकिन उन्होंने इसे आसान और तेज बना दिया। अब करोड़ों लोग उनके ग्राहक हैं। इन्होंने उपभोक्ता बनने के बजाय निर्माता बनने का चुनाव किया और आज ये अरबों का बिजनेस चला रहे हैं। रमेश ने भी यही किया। उसने देखा कि उसके शहर में छोटे दुकानदार ऑनलाइन आने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। रमेश ने सोचा, क्यों न मैं उनके लिए आसान और सस्ती सर्विस बनाऊं जिससे वो भी ऑनलाइन आ सके। उसने छोटी सी वेबसाइट बनाने की सेवा शुरू की। धीरे धीरे दुकानदार उसके पास आने लगे। और दोस्तों, यही है निर्माता बनने का असली फायदा। लोग आपकी बनाई चीजों के लिए आपको पैसे देते हैं। किताब कहती है, अगर आप सिर्फ उपभोक्ता बने रहेंगे तो आपकी जिंदगी हमेशा खर्चों
और लोन में फंसी रहेगी। लेकिन अगर आप निर्माता बन गए तो लोग आपके पास आएंगे और आपका बिजनेस अपने आप बढ़ेगा। रमेश ने भी अब समझ लिया। अब समय है उपभोक्ता से निर्माता बनने का। अध्याय 4, समय ही असली पूंजी है। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ी दौलत है, लेकिन लेखक कहते हैं असली दौलत समय की आजादी है। पैसा तो खोकर भी दोबारा कमा सकते हो, लेकिन समय एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। रमेश ने जब अपनी नौकरी का हिसाब लगाया तो चौंक गया। सुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक ऑफिस, फिर ट्रैफिक, फिर घर आकर थकान। उसके पास अपने सपनों के लिए, परिवार के लिए या अपने शौक के लिए जरा भी समय नहीं बचता था। वो सोचता, क्या मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ दूसरों का काम करना है? क्या मैं अपने बच्चों के बड़े होने तक बस यही दौड़ भाग करता रहूंगा? दोस्तों, यही सच है। नौकरी आपको महीने का पैसा देती है, लेकिन आपके पूरे दिन को कैद कर लेती है। आप सोचते हैं कि आप तनख्वाह कमा रहे हो, लेकिन असल में आप अपना कीमती समय बेच रहे हो। अब यहां जरा सोचिए, एक आदमी करोड़पति है, लेकिन उसके पास परिवार से मिलने, घूमने या जीने का समय ही नहीं है। दूसरा आदमी है जिसके पास करोड़ों नहीं है, लेकिन इतना समय है कि वो अपने सपनों, अपने परिवार और अपनी खुशी के लिए जी सके। इन दोनों में असली अमीर कौन है? वही जिसके पास समय है। रमेश ने ये बात समझी। उसने सोचा, अगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस ऑफिस में काट दी तो पैसे तो मिलेंगे, लेकिन जीने का समय कहाँ होगा? असली दौलत तो यही है कि मैं अपने समय का मालिक बनूं। यहीं से रमेश ने ठान लिया कि अब से वो अपने समय को सबसे कीमती मानकर खर्च करेगा। उसने रोज ऑफिस के बाद 2 घंटे निकालकर अपने बिजनेस पर देना शुरू किया। धीरे धीरे वही 2 घंटे उसकी जिंदगी की दिशा बदलने लगे। किताब यही कहती है, असली खेल है अपने समय को आजाद करना। जब तक आप अपनी कमाई के लिए अपना समय बेचते रहोगे, तब तक आप कैदी बने रहोगे। लेकिन जैसे ही आप ऐसा सिस्टम बना लेते हो जो आपके बिना भी कमाई करता है, तभी आप अपने समय के मालिक बन जाते हो। रमेश ने यह समझ लिया था, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है समय की आजादी। अध्याय 5, असफलता को अपनाओ। दोस्तों, हम सबको बचपन से यही सिखाया गया है कि असफल होना बुरी बात है। अगर इम्तिहान में कम नंबर आए तो लोग कहते हैं नालायक है। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला तो लोग बोलते हैं काबिल नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि असफलता ही सबसे बड़ी गुरु होती है। रमेश ने जब अपना पहला छोटा सा बिजनेस शुरू किया तो उसने बहुत उम्मीदें लगाई थी, लेकिन हकीकत में हुआ उल्टा। काम चला ही नहीं। ग्राहक कम मिले, जो मिले भी तो खुश नहीं रहे। पैसे डूब गए। दोस्तों और रिश्तेदारों ने ताने मारना शुरू कर दिए। देखा, हमने कहा था न, ये सब तेरे बस का नहीं। अरे भाई, नौकरी कर, ये सब फालतू के सपने छोड़ दे। उस वक्त रमेश अंदर से टूट गया। उसे लगा कि शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसे किताब की ये सीख याद आई। असफलता हार नहीं है, बल्कि अगली जीत की तैयारी है। सोचिए, अगर बच्चा चलना सीखते समय गिर जाए और फिर उठना ही छोड़ दे तो क्या वो कभी चल पाएगा? नहीं ना। वैसे ही बिजनेस और जिंदगी में असफलता सिर्फ गिरना है, हारना नहीं। रमेश ने हार मानने के बजाय अपनी असफलता से सीखने का फैसला किया। उसने सोचा, मेरी पहली कोशिश क्यों नहीं चली? क्या मैंने सही समस्या नहीं चुनी? क्या मेरा समाधान सही नहीं था? क्या मैंने लोगों की जरूरतें समझने में गलती की? धीरे धीरे उसने अपनी गलतियां लिखी और उनसे सीखा। दूसरी बार जब उसने कोशिश की तो पहले से ज्यादा समझदारी के साथ कदम उठाए, और इस बार उसका काम धीरे धीरे चल पड़ा। दोस्तों, किताब यही कहती है, असफलता को गले लगाओ, क्योंकि वही तुम्हें मजबूत बनाती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वो कभी कोशिश ही नहीं करते, और जो कोशिश ही नहीं करता वो जीतने का मौका भी खो देता है। रमेश ने ये बात मान ली थी, हर असफलता मुझे मेरे सपनों के और करीब ले जा रही है।
अध्याय 6। पैसे के पीछे मत भागो, समस्या सुलझाओ। दोस्तों, ज्यादातर लोग बिजनेस शुरू करते समय यही सोचते हैं, कैसे जल्दी अमीर बनूं, कैसे ज्यादा पैसा कमाऊं। लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा कभी सीधे सीधे पीछा करने से नहीं मिलता। पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो किसी समस्या का समाधान करते हैं। रमेश भी शुरू में यही गलती करता था। उसका पहला बिजनेस बस पैसे कमाने की सोच पर खड़ा था। उसने सोचा, चलो ये चीज बेचते हैं, शायद लोग खरीद लेंगे। लेकिन जब लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया तो उसका सपना वही टूट गया। फिर उसने किताब से ये सीख ली, सवाल ये नहीं है कि मुझे कितना पैसा कमाना है, सवाल यह है कि मैं कौन सी समस्या हल कर सकता हूं। उसने अपने आसपास नजर डाली। उसने देखा कि उसके शहर के छोटे दुकानदार बड़ी मुश्किल से अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला पाते हैं। कई दुकानदार तो कहते, भाई, वेबसाइट बनाना हमारे बस की बात नहीं, बहुत महंगा है, हमें समझ भी नहीं आता। यानी यहां एक समस्या थी। छोटे दुकानदारों के पास ऑनलाइन जाने का आसान रास्ता नहीं था। रमेश ने फैसला किया, अगर मैं इन्हें सस्ती और आसान वेबसाइट बना दूं तो ये अपनी दुकान ऑनलाइन ला पाएंगे और ज्यादा कमा पाएंगे। यानी उसने समस्या पहचानी और उसका हल बनाया। धीरे धीरे उसके पास दुकानदार आने लगे। लोग कहने लगे, रमेश भाई, आपके कारण हमारा बिजनेस ऑनलाइन हो गया। और रमेश को समझ आया, असली पैसा तभी आता है जब आप किसी की परेशानी दूर करते हो। दोस्तों, सोचिए, फेसबुक ने लोगों की कनेक्शन की समस्या हल की, व्हाट्सएप ने कम्युनिकेशन आसान कर दिया, ओला उबर ने सफर की दिक्कत दूर कर दी, जोमैटो स्विगी ने खाने की समस्या आसान कर दी। यानी जितनी बड़ी समस्या आप हल करते हो, उतना बड़ा इनाम आपको मिलता है। किताब यही कहती है, अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो बहुत दूर नहीं जाओगे, लेकिन अगर आप समस्या सुलझाने पर ध्यान दोगे तो पैसा अपने आप आपके पीछे भागेगा। रमेश ने यह बात समझ ली थी। उसे अमीर बनने के लिए पैसे का पीछा नहीं करना है, बल्कि लोगों की समस्या ढूंढनी है और उसका हल निकालना है। अध्याय 7। अपने लिए सिस्टम बनाओ। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ती है। रमेश अब तक बहुत कुछ सीख चुका है, जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखने से लेकर असफलता को अपनाने तक। लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच की दिशा ही बदल दी। एक सुबह वह एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में गया। वहां एक सफल उद्यमी मंच पर खड़ा होकर कह रहा था, अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो सिर्फ मोटिवेशन पर मत टिके रहो। मोटिवेशन तो सुबह के अलार्म जैसा है, 2 घंटे बाद गायब हो जाता है। असली फर्क तब पड़ेगा जब आप अपने लिए सिस्टम बनाएंगे। रमेश उस वक्त सोच में पड़ गया, सिस्टम? इसका मतलब क्या? कॉन्फ्रेंस के बाद उसने उस उद्यमी से जाकर पूछा, सर, सिस्टम बनाने से आपका मतलब क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, देखो बेटा, लक्ष्य जरूरी है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य से कुछ नहीं होता। मान लो तुम्हें फिट होना है, तो मैं 10 किलो वजन घटाऊंगा, ये तुम्हारा लक्ष्य है। लेकिन अगर तुम रोज जिम जाने का सिस्टम बना लो, हेल्दी खाना खाने का सिस्टम बना लो, तो बिना सोचे समझे, बिना बार बार मोटिवेशन ढूंढे, तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। सिस्टम अपने आप तुम्हें वहां पहुंचा देगा। रमेश को लगा, ये तो सच है। मैं भी अब तक बस मोटिवेशन पर चलता था। एक दिन जोश आता था तो बहुत मेहनत करता था, दूसरे दिन ढील दे देता था। उसने उसी शाम घर आकर अपने लिए सिस्टम बनाने शुरू किए। सुबह उठने का सिस्टम, अलार्म दूर रखता ताकि बार बार स्नूज ना कर सके। काम का सिस्टम, दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखकर सिर्फ उन्हीं पर ध्यान देता। पैसों का सिस्टम, महीने की शुरुआत में ही निवेश और सेविंग ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर दिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब उसे बार बार मोटिवेट होने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। उसके बनाए सिस्टम अपने आप उसे सही रास्ते पर ले जा रहे थे। दोस्तों, यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। जीतने वाले लोग अपनी जिंदगी में ऐसे सिस्टम बनाते हैं
जो उन्हें रोज छोटे छोटे कदम सही दिशा में चलने पर मजबूर कर दें। लक्ष्य तो मंजिल है, लेकिन सिस्टम वो सड़क है जिस पर चलकर आप वहां पहुंचते हो। रमेश ने जैसे ही सिस्टम अपनाए, उसकी जिंदगी में स्थिरता आ गई। अब वो सोचता नहीं था कि आज मन है या नहीं, बल्कि सिस्टम उसे हर दिन सही काम करने पर मजबूर करता था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें भी यही सीख लेनी है। अपनी जिंदगी में सिस्टम बनाओ, क्योंकि सिस्टम कभी धोखा नहीं देते। अध्याय 8, स्केल करो, छोटा मत सोचो। रमेश अब तक सीख चुका था कि नौकरी और उद्यमिता का फर्क क्या है, असफलता से कैसे सीखा जाता है और किस तरह सिस्टम बनाकर काम को आसान बनाया जा सकता है। लेकिन अब उसके सामने एक और बड़ा सबक आने वाला था। छोटा मत सोचो, बड़ा सोचो और अपने काम को स्केल करो। रमेश अपने मोहल्ले में छोटा सा फूड डिलीवरी का बिजनेस चला रहा था। शुरुआत में उसने सोचा था कि बस इतना काफी है, घर का खर्चा निकल जाए तो ठीक है। उसके सिस्टम अच्छे थे, ग्राहक खुश थे और काम भी ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन रमेश के भीतर हमेशा एक सवाल उठता था, क्या मैं हमेशा ऐसे ही छोटा काम करता रहूंगा? क्या मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता? एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त सुनील से हुई, जो बाहर शहर में काम करता था। सुनील ने रमेश से कहा, रमेश, तेरा काम अच्छा है, लेकिन तू सिर्फ अपने मोहल्ले तक सीमित है। अगर तू चाहे तो इसे पूरे शहर में फैला सकता है। छोटा सोचना छोड़ और बड़ा सपना देख। जब तक तू स्केल नहीं करेगा, असली खेल शुरू ही नहीं होगा। रमेश को यह बात दिल तक लग गई। उसने सोचना शुरू किया, अगर वो अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी से जोड़े तो क्या होगा? अगर वो सिर्फ अपने मोहल्ले के बजाय पूरे शहर के रेस्टोरेंट्स के साथ जुड़ जाए तो? अगर वो डिलीवरी के लिए लोगों को ट्रेन करके टीम बना ले तो? रमेश ने छोटा सा प्रयोग किया। उसने पास के 2 और इलाकों में अपनी सर्विस शुरू की। शुरू में मुश्किलें आई, डिलीवरी लेट हुई, कुछ ग्राहक नाखुश हुए, लेकिन उसने धीरे धीरे सिस्टम को मजबूत किया। जल्द ही रमेश का छोटा सा काम एक बड़े बिजनेस में बदलने लगा। अब रमेश समझ गया था, छोटा सोचना आसान है, लेकिन छोटा सोचकर कभी बड़ी मंजिल नहीं मिलती। बड़ा सोचो, स्केल करो और अपने सपनों को सीमित मत करो। जो काम मोहल्ले में चल सकता है, वही काम पूरे शहर, यहां तक कि देश में भी चल सकता है। बस नजरिए को बड़ा करना होता है। रमेश अब पहले जैसा छोटा उद्यमी नहीं रहा। उसने सीख लिया था कि सपनों को बड़ा बनाओ और काम को स्केल करो, तभी असली सफलता मिलती है। अध्याय 9, पैसिव इनकम ही आजादी है। रमेश अब तक मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा कर चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि अगर वो काम करना बंद कर दे तो उसकी आमदनी भी रुक जाएगी। असली आजादी तो तब है जब बिना काम किए भी पैसा आता रहे। उसने सोचा, अगर मुझे हमेशा पैसे के लिए मेहनत करनी पड़ी तो ये तो नौकरी जैसी ही जिंदगी हुई। इसलिए रमेश ने पैसिव इनकम के तरीके ढूंढने शुरू किए। उसने अपने बिजनेस में सिस्टम ऐसा बनाया कि टीम खुद काम संभाले और प्रॉफिट उसका हिस्सा बनकर आता रहे। साथ ही उसने डिजिटल प्रोडक्ट बनाए, कुछ इन्वेस्टमेंट किए जहां से हर महीने रिटर्न आता रहा। धीरे धीरे रमेश को समझ आया कि पैसिव इनकम मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि आजादी पाना है। कहीं घूमने जाओ तो भी पैसा आता रहे, परिवार के साथ समय बिताओ तो भी पैसा आता रहे। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। रमेश ने महसूस किया कि जिंदगी में पैसा तभी मायने रखता है जब वो उसे समय और आजादी दिलाए, और ये तभी मुमकिन है जब आप पैसिव इनकम पर ध्यान दो। अध्याय 10, असली दौलत आजादी प्लस नियंत्रण। रमेश ने अब तक बहुत कुछ सीख लिया था, पैसों का महत्व, सिस्टम बनाना, स्केल करना और पैसिव इनकम खड़ी करना। लेकिन आखिर में उसने एक और गहरी सच्चाई समझी। उसने महसूस किया कि असली दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस या गाड़ियों बंगलों से नहीं मापी जाती। असली दौलत है आजादी और नियंत्रण। आजादी का मतलब कि वो अपनी मर्जी से जी सके, किसी बॉस की डांट या किसी क्लाइंट की डेडलाइन पर निर्भर न रहे। और नियंत्रण का मतलब कि उसका समय, उसका काम
और उसके फैसले सब उसके अपने हों। रमेश अब कहीं भी घूम सकता था, जब चाहे काम कर सकता था और जब चाहे परिवार के साथ समय बिता सकता था। पैसिव इनकम और उसके बनाए सिस्टम ने उसे ये ताकत दी थी। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, लोग सोचते हैं दौलत मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन सच ये है कि दौलत मतलब है अपने जीवन पर पूरा अधिकार और जीने की आजादी। दोस्तों, अनस्क्रिप्टेड हमें सिखाती है कि अगर आप भी रमेश की तरह आजादी चाहते हैं, तो आपको दूसरों की लिखी स्क्रिप्ट को तोड़कर अपनी स्क्रिप्ट लिखनी होगी। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी और के सपने पूरे करने में लगा देंगे, तो आपके अपने सपनों का क्या होगा? तो याद रखिए, जिंदगी स्क्रिप्टेड मत जियो, उसे अनस्क्रिप्टेड बनाओ। अपने सपनों की फिल्म खुद लिखो, खुद डायरेक्ट करो और खुद उसका हीरो बनो। दोस्तों, ये थी एम.जे. डेमार्को की किताब अनस्क्रिप्टेड का सार। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी कहानियां आपके तक पहुंच सकें। धन्यवाद।